मकबूल हो न हो ये किस्मत की बात है, किसी के दर पर सजदे किए जा रहा हूं। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, अपना अपना दामन है। फूल भजनलाल के दामन में गिरे, सजना इनका मकबूल हुआ। आज ही के दिन, ठीक आज ही के दिन 2 साल पहले राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा। किसको पता था? खुद भजनलाल शर्मा को पता नहीं था। 2 दिन पहले तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस वक्त कहां पर भोजन का प्रबंध होगा, उसकी देखरेख कर रहे थे। कब आते थे कब जाते थे। टिकट भरतपुर से नहीं मिला, सदमे में थे। अचानक से सांगानेर में मिल गया, तो भी नहीं समझा होगा कि ऊपर वाले का, अब बीजेपी में ऊपर वाले ही हैं, मोदी जी और अमित शाह, ऊपर वाले का प्लान क्या है जो थाली में सजाकर हमें विधायक बना रहा है। मगर 2 साल बाद आज बैठे थे उसी ओटीएस में, जहां पर अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री बनकर संचालन कर रहे थे प्रदेश का, बताने के लिए कि हमने क्या क्या किया है। अब जनता कितनी गंभीरता से इसे लेती है पता नहीं, मगर रथ रवाना किए गए हैं और रथ के बाद बोल रहे थे, हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इस पद पर लाकर बैठा दिया बीजेपी ने, ये बड़ी बात है। मैं सेवक था और सेवा कर रहा हूं। उस दिन के दृश्य देखिए, झलकियां देखिए, जब आज तक पर हम ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और दिखा रहे थे किस तरह से भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने थे। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे और राजनाथ सिंह आए थे। वही राजनाथ सिंह जिन्हें पानी पिला दिया था वसुंधरा राजे ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। और दिया कुमारी भी सोच रही थी मुख्यमंत्री बनेंगी, मगर ये पर्ची जो भजनलाल शर्मा का पीछा नहीं छोड़ रही, इसी पर्ची के जरिए, पर्ची खोलने के बाद क्या चेहरा हुआ था वसुंधरा राजे का और कैसे बैठ गई थी। राजनाथ सिंह ने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं, वो जानते थे क्या गुजर रही होगी उन पर। और भजनलाल शर्मा को पता लग गया था, ऐसा लग रहा था कि चेहरे की चमक पार्लर से आ रहे हैं। और देखिए, ये आज की तस्वीर है, दिया कुमारी बैठी हैं और प्रेमचंद बैरवा बैठे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर बैठे हैं। ऐतिहासिक 2 वर्ष राज्य सरकार का बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, नौ उत्थान नई पहचान। अब ये अच्छा भी है, देखो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर चल रहे हैं तो कम से कम बर्तन तो नहीं बज रहे हैं। इस तरह से अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट को बैठाकर चले होते तो सचिन पायलट 5 साल उनके आंगन में खेल रहे होते, मगर दरवाजा बंद कर दिया और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं कि मुलाकातों ने अटकलों का बाजार फिर से गर्म कर दिया है। भजनलाल शर्मा मुलाकात करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कहा गया अच्छी मुलाकात हुई। कुछ लोगों ने कहा अच्छी मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं कैसी मुलाकात हुई। उसके बाद दिया कुमारी गई। दिया कुमारी के जाने के बाद फिर से हंगामा मचा कि दिया कुमारी किस लिए मुलाकात करने गई हैं। जब भजनलाल शर्मा मिल लिए हैं तो दिया कुमारी के मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सुनना चाह रहे थे। वो भी गए थे कृष्ण भगवान के तस्वीर लेकर और ये भी गई कृष्ण भगवान की तस्वीर लेकर, और ये मुलाकात का दृश्य था। दिया कुमारी वहां पर तफसील से राज्य के हालात को समझा कर आई, मगर दिया कुमारी जब मिल रही थी तो भजनलाल शर्मा के हाल चले तेज थी। जाहिर सी बात है, दूसरा नंबर का व्यक्ति ऊपर वाला से मिले तो पहले नंबर के व्यक्ति की यहां हलचल हो ही जाती है। मगर एक और हलचल हुई है जिसकी तस्वीर कभी आती ही नहीं। और क्यों नहीं आती ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता सकते हैं और वसुंधरा राजे बता सकती हैं। वसुंधरा राजे 11 दिसंबर की रात, शाम कह लीजिए, कैबिनेट से पहले मुलाकात करने पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 1 महीने में ये दूसरी मुलाकात थी। संक्षिप्त
मुलाकात थी, मगर ये मुलाकात हुई है तो फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि बीजेपी में चल क्या रहा है। यहां पर भी मुख्यमंत्री निवास में टेंशन होगा कि कहां तो हम अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और जिससे पद लिया है वो ऊपर वाला से मिल रहा है, तो फिर ये माजरा क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 1 महीने में दूसरी बार वक्त क्यों दिया है। अब देखिए इसके पीछे की क्या कहानी है तो वसुंधरा राजे जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि मुलाकातें अगर सुखद रही हो और उन मुलाकातों से कुछ निकलने वाला हो तो एक तस्वीर तो जारी हो ही जाती है, मगर तस्वीर नहीं आई। और ना ही वसुंधरा राजे ने ये एक्स पर लिखा या सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी बेहद सुखद मुलाकात हुई, मगर मीडिया में बताया गया, फिर इस बात की चर्चा हुई कि ये मुलाकात क्यों। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये गए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके बाद वो उसी दिन बुलाए थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी। राजस्थान को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में झटका लगा था। हमारे सूत्रों के अनुसार पूछा गया कि अंता क्यों हारे, और जिस तरह से 12 की कार्यकारिणी रोकी गई है, वसुंधरा राजे के उस हलके में राजनीति के अस्त होने का समय प्रारंभ हो गया था अंता उपचुनाव के हारने के बाद। वरना मदन राठौड़ की इतनी हिम्मत नहीं होती प्रदेश अध्यक्ष की कि 12 की कार्यकारिणी रोक दे या फिर संदेश दिया जाए कि झालावाड़ और 12 अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, अब राजस्थान बीजेपी से संचालित करेगी। ये 2 मुलाकातों में क्या हुआ है, क्या कहा गया है पता नहीं, मगर बेचैनी हर तरफ रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोच रहे होंगे कि लगाम खींच के रखना चाहिए ताकि घोड़ा दौड़ता रहे, यानी एक टेंशन बना रहे कि हमारी मुलाकात इससे भी हो रही है, तुम काम गंभीरता से करते रहो। और ये फीडबैक का सिस्टम ऐसा है बीजेपी में जिसकी वजह से आज देखा जा सकता है कि बड़े स्तर पर बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के समय में ऊपर का कंट्रोल इतना कमजोर हो जाता था कि नीचे वाला मनमानी करता था और फिर ऊपर से आकर लोग भी उस मनमानी में शामिल हो जाया करते थे। ये भारत में, देश में कंसेप्ट है परिवार के मुखिया का, उस मुखिया का होना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ बिखरने लगता है। अब आज लगातार वो अपने कामों को गिना रहे हैं भजनलाल शर्मा। वो जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है उस तरह का नहीं है जिस तरह का व्यक्तित्व वसुंधरा राजे का था या फिर भैरव सिंह शेखावत का था। हमारा व्यक्तित्व एक कार्यकर्ता का है और एक कार्यकर्ता जब काम बताता है तो फिर उसकी सुनवाई जनता में काफी देर बाद होती है। पद की एक महिमा होती है और उस पद पर बैठकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उस महिमा के जरिए हम बताएं कि हमने क्या क्या किया है, पानी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं राजस्थान में, नौकरी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितने प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, कितने घरों में नल लगा रहे हैं, किस तरह से काम को तेज किए हुए हैं, सुबह से शाम तक हम आपके लिए काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो बता रहा है, मगर जिस तरह का प्रेजेंटेशन चल रहा था, मुझे एक देजा वू करके कहावत है कि ठीक पिछला जैसा आपको स्मरण हो जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि भजनलाल शर्मा की जगह अशोक गहलोत बैठे हैं और वो पीछे प्रेजेंटेशन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जमीन पर ज्यादा वहां पर लोगों के बीच इस चीज की बखान की जरूरत है। अब इतना थकाऊ रूप से अगर समझाने की कोशिश करेंगे आप एक एक चीजों को तो जनता ऊब जाती है। इसे बेहतर तरीके से, मनोरंजक तरीके से, देखिए अब आप कहेंगे विकास में क्या मनोरंजन, मगर बताने का एक तरीका होता है, समझाने का एक तरीका होता है कि आपकी बातें कैसे जनता के बीच उतरे, उस लिहाज से समझाने की जरूरत है, वरना परसेप्शन बनाने में देरी हो जाएगी।
अब देखिए, बीजेपी की राजनीति में जो होना है सो होना है। मंत्रिमंडल का गठन लगातार टल रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो फैसला होना ही है, और कब होना है, कैसे होना है, पता नहीं। पर कांग्रेस में भी फैसला होना है, और कांग्रेस में बड़ा फैसला होना है। इस रैली के बाद कहा जा रहा है कि फैसला होना है, और इस लिहाज से होना है कि मुझे लगा कि अशोक गहलोत कल नहीं आए मीटिंग में, तो जो बड़े नेता दिल्ली से आए हैं वो उनका कुशल क्षेम पूछने उनके घर जाएंगे, जैसा कि पिछले 25 सालों की परिपाटी रही है। मगर ऐसा हुआ नहीं। वो कांग्रेस के मुख्यालय में आए, प्रदेश मुख्यालय में, वॉर रूम में, वहीं से मीटिंग की, वहीं से निकल गए। मैं फिर बता रहा हूं, जो हमारी बातों पर यकीन नहीं किया करते थे वसुंधरा राजे के सूर्यास्त की, उन्हें भी समझा रहा हूं कि अशोक गहलोत की राजनीति का अस्त हो चुका है कांग्रेस के ऊपर वाले के नजर में। मगर ये खेल अलग चल रहा है। अब खेल देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली अगर एक साथ चलें तो कांग्रेस का माहौल अच्छा बन सकता है। पर मैं देख रहा था कि प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय से एक तस्वीर जारी हुई। उस तस्वीर में स्वागत कार्यक्रम में सचिन पायलट को काट दिया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि आखिर वो तस्वीर में से गायब कहां है। उस तस्वीर को आपको दिखाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस तस्वीर को जारी किया है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जो है केसी वेणुगोपाल का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर सचिन पायलट उसमें से कटे हुए हैं। अब नीचे लोग लगातार लड़े हुए हैं, लड़े जा रहे हैं। अब ये तस्वीरों में एक तस्वीर कट भी गई तो क्या बड़ी बात है, मगर क्या कोई जानबूझकर ये काम कर रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के समर्थक तो आपस में लड़ ही रहे हैं, नेताओं में मनमुटाव हो जाए, पता नहीं। पर यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सचिन पायलट को लेकर वहां पर दिल्ली में चर्चा चल रही है कि इन्हें कहां भेजा जाए, केंद्रीय राजनीति में रखा जाए, महत्वपूर्ण पद देकर राज्य में भेजा जाए। फैसला अभी हुआ नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने शानदार काम किया है, उन्हें हटाने की कोई जल्दीबाजी है नहीं, मगर चूंकि अपना कार्यकाल पूरा कर गए हैं और कांग्रेस का एक गुट लगातार चाह रहा है उन्हें हटाने का। सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा में बेहद करीबी हुआ करता था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो किसी चीज पर बयान लेना होता था तो सचिन पायलट कहा करते थे कि गोविंद सिंह डोटासरा से बात कर लो। लाइव भी आज तक पर होना होता था तो कहते थे गोविंद सिंह डोटासरा को ले जाओ। तब मैं गोविंद सिंह डोटासरा को जानता नहीं था ज्यादा, मगर उस समय लोग कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष डूडी हैं, उनके बरख जो है सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा को प्रमोट करते हैं। वो राजनीति में होता रहता है। गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसे नेता हैं जो अशोक गहलोत की सरपरस्ती से निकलकर नहीं आए हैं। ये नारायण सिंह के साथ हुआ करते थे और नारायण सिंह एक राजनीतिक रूप से संरक्षक भी रहे हैं सचिन पायलट का, और बाद में सचिन पायलट के साथ रहे। उनकी इन दोनों नेताओं के बीच दूरी तब बढ़ी थी, सचिन पायलट मानेसर चले गए, ये प्रदेश अध्यक्ष बने, मगर 25 सितंबर को तनोट कांड हुआ था, सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत में अशोक गहलोत के साथ ये भी तनोट गए थे। उसके बाद जो है वो दूरियां बढ़ी थी, मगर तनोट कांड को भी माफ कर दिया गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कांग्रेस आलाकमान ने, और मानेसर कांड को भी माफ कर दिया सचिन पायलट के लिए कांग्रेस आलाकमान ने, और दोनों साथ हैं। पर सचिन पायलट कभी नहीं चाहेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा अगर हटे तो उनके बजाय कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बने। अगर वो नहीं बनते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा उनके लिए सबसे बेहतर एक चुनाव के दृष्टि से नेता हैं। अब कल भी देख रहा था मैं कि कई नेता जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं वो वॉर रूम में बैठे हुए थे। अब उनकी क्या भूमिका है भीड़ ले जाने में, रैली में, पता नहीं, मगर वो अशोक गहलोत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कांग्रेस का हाई कमान, आला कमान आता है जयपुर में, अशोक गहलोत उन्हें लगा देते हैं। वो आसपास आपको उन दृश्यों में दिखाई देते हैं। गाहे बगाहे वो अशोक गहलोत के तथाकथित विरोधी नेताओं पर हमला भी बोलते रहते हैं। मगर बड़ी तस्वीर ये नहीं है, बड़ी तस्वीर ये है कि कांग्रेस की टीम जो बनेगी
उस टीम में अगर अशोक गहलोत नहीं रहेंगे तो किस तरह से बिगाड़ने का खेल चल सकता है, बड़ी तस्वीर ये है। इन तीनों नेताओं को एक होना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी इन्हें लड़ाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये लड़ते हैं तो फिर अशोक गहलोत कहेंगे कि ये पायलट और डोटासरा इतना लड़ रहे हैं कि बेहतर है कि इन्हें ही बना दिया जाए, ये अभिभावक के रूप में कंट्रोल करके सबको चलाएंगे। पर पता नहीं इतना कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी कांग्रेस की राजनीति में नए साल में ही तय होना है क्या होना है। वैसे भी 2027 तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यकाल है, तब तक अशोक गहलोत की दिल्ली में इतनी तो चल ही जाएगी। वो जानते हैं कि रास्ता कहां से बनाना है और बनाकर भी रखे हुए हैं। अभी ये मैं देख रहा था, एक खबर छपी है, मनोहर थाना अकलेरा में मिले 11,975 कागजी दिव्यांगों की पेंशन रोकी और वसूली करेंगे। बताइए, 11,975 कागजी दिव्यांग हैं। मैं यही कह रहा था कि पेंशन घोटाला हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के इलाज का घोटाला हो, जहां पर 1,000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 के आसपास अस्पताल शामिल है, करोड़ रुपए डकार गए हैं। ये कैसे हुआ है? क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में खुलेआम इस तरह के भ्रष्टाचार की छूट थी। और भजनलाल शर्मा की सरकार इसलिए हमें ठीक लगती है क्योंकि ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार जो ये पकड़ रहे हैं, चाहे मेडिकल बीमा का हो, इलाज का हो, फसल बीमा का हो, दिव्यांग पेंशन का हो, नौकरियों का हो, ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार ही जनता को दीमक की तरह खाती है। अगर ये बंद हो जाएं या फिर पकड़े जाएं तो ये राशि सही लोगों को मिलेगी, सही दिव्यांगों को, उनका भला हो पाएगा और तभी इन योजनाओं का कोई मतलब ही निकलता है। जिस तरह से लूट हुई है मेडिकल घोटाला में, दवाइयों में, सरकारी कर्मचारियों के इलाज में सैकड़ों करोड़ की लूट है। और लूट इसलिए हुई कि 2023 में नियमों में संशोधन कर दिया गया जांच के लिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीजों में नियमों में संशोधन करके जो घोटाले हुए हैं उसके लिए सीधे सीधे राज्य सरकार को दोषी मानकर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देख ही रहे हैं पेयजल मिशन में किस तरह घोटाले सामने आ रहे हैं। कोई विभाग ही नहीं बचा है जहां घोटाला नहीं हुआ है। मगर ये फिर से गैंगवार शुरू हो गया। ये झुंझुनू का दृश्य है जहां पर दोनों पक्षों में गोलियां लगी और आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। वहां पर मौत की भी खबर आ रही है। अब ये गैंगवार जो है, दिनेश एमएन यहां पर बैठे हुए थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे, उन्हें इधर से उधर करने की क्या जरूरत थी पता नहीं। वो भी मन हल्का किए हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि थी किसी भी सरकार के लिए कि दिनेश एमएन जैसा पुलिस ऑफिसर पिछले 2-3 सालों में राजस्थान से गैंगवार को खत्म किया था। अगर उन्हें आप किनारे लगाएंगे, ठिकाने लगाएंगे तो फिर मनोबल टूटता है काम करने का और फिर उसका असर यही होगा कि फिर से गैंगवार की गोलियां राजस्थान में गूंजने लगेगी। ऐसा न हो कि एमएन दिनेश केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर चले जाएं। कहने वाले तो कह ही रहे हैं कि हो सकता है जनवरी में वो चले भी जाएं। अगर ऐसा होता है भजनलाल शर्मा के सरकार की साख पर एक धक्का होगा ये, अगर इस तरह के होता है तो। और ये दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये दृश्य अब 2-3 दिन तक चलते रहेंगे क्योंकि आज ही का दिन था जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। उधर किसान आंदोलन में कहा जा रहा है कि टिब्बी में 13 दिसंबर को भी किसानों ने कॉल दिया है और बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 17 दिसंबर को टिकैत भी आ रहे हैं, वो भी बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान राजनीति का प्रयोगशाला हनुमानगढ़ को बनाया जा रहा है। वहां पर एथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर, एथेनॉल की फैक्ट्री का पूरा सच सामने आना चाहिए जनता के बीच, यह बहुत जरूरी है। और अगर जनता वहां की नहीं चाहती है तो सरकार को ऐलान करना चाहिए कि फैक्ट्री नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि जनता से पूछे बिना उस इलाके में या किसी भी इलाके में किसी भी काम को करना बेमानी होगा, क्योंकि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, वही नहीं चाहते हैं, तो फिर ऐसे काम का मतलब क्या है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।